वेलकम एवरीवन बच्चों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एनवायरनमेंट जीके की बात करेंगे। आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम होने वाला है 21 और 22 जून को आपका। तो प्रिपरेशन आप चाहे एक लोअर लेवल से लेके साइंटिस्ट लेवल तक करते हैं तो एनवायरनमेंट जीके के बिना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सीपीसीबी में सिलेक्शन। क्योंकि सीपीसीबी में सिलेक्शन के लिए चाहे 10 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, बड़े मायने रखते हैं मेरिट में आपके। तो इसलिए एनवायरनमेंट जीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 2 क्लासेस हम करा चुके हैं, तीसरी क्लास आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड क्लास होने वाली है बच्चों। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज और भी क्लासेज आपको इन फ्यूचर देखने को जरूर मिलेंगे। तो थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का जो पर्पज है क्लास का, वो बेसिकली आपको एनवायरनमेंट जीके पढ़ाना है। तो एनवायरनमेंट जीके की क्लास रहेगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन 1 से हम बताएंगे कि जो आपके एक्ट हैं इसके अंदर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो एक्ट हैं उनके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है आपका कि उस एक्ट का पर्पज क्या है, बनाया क्यों गया, वो एक्ट आपका क्यों बनाया गया। तो ऐसा पेपर में बेसिकली थोड़ा सा आइडिया आपको लेने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका द एयर, ये एक्ट का नाम है। ठीक है, ए लिख लेते हैं यहाँ पे, द एयर, जिसमें क्या आएगा आपका, इसको प्रिवेंशन भी करना है, प्रिवेंशन के साथ साथ कंट्रोल भी करना है ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो ये एक्ट आपका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, आया कब? तो आया बच्चों 1981 में, 1981 के अंदर आया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, 1981 के अंदर आया। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस हम यहां पे लिखेंगे स्टार लगा के। ठीक है, ये स्टार लगा के लिखेंगे यहां पे सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब था कंट्रोल करना हार्मफुल इफेक्ट को ऑफ एयर पोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन कहां पे, वर्ल्ड में या इंडिया में? इंडिया में। ठीक है, ये आपका तो एक्ट का ईयर भी याद हो जाएगा इससे, और आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, क्यों बनाया गया, वो भी पता लग जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है बच्चों, ठीक है, ये एक्ट है अलग अलग। दूसरा वाटर का था, तो वाटर का क्या है, सेम आएगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो एज इट इज लिख देंगे इस चीज को हम। इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज है प्रिवेंशन करना एंड कंट्रोल करना वाटर पोल्यूशन को। ठीक है, अब ये तो हर कोई बच्चा बता देगा, एयर वाला है तो एयर पोल्यूशन रोकने के लिए, वाटर वाला है तो वाटर पोल्यूशन। लेकिन इसके अंदर एक सेकेंड पॉइंट भी है। क्या है वो? मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर, होलसमनेस ऑफ वाटर। इसको मेंटेन रखना है, वेस्ट नहीं होने देना है, वेस्ट हो रहा है रिसाइकल करना है, ये पर्पज है इसका। ठीक है, एनजीटी के बारे में हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा अगर बोलो तो आप बता देते हैं एनजीटी के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, तो इसको आप बेसिकली नेशनल एनवायरमेंट अगर ट्रिब्यूनल, जो इस ये एक अलग चीज है। अगर इससे संबंधित मैं एक्ट आपको बताना चाहूं तो एक्ट क्या होगा, वो होगा आपका नेशनल एनवायरमेंट, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट। तो ये आपका 1995 के अंदर आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी हजार्डियस चीज को जब आप हैंडल करते हो, किसी भी खतरनाक, खतरनाक इन द पर्पज ऑफ हजार्ड, जो हेल्थ हजार्ड के लिए होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए दिक्कत करता हो जो चीज, उसको अगर आप हैंडल करते हो हजार्डियस सब्सटेंस को, तो उसकी वजह से क्या क्या आपके जो एक्सीडेंट्स हैं, क्या क्या डैमेजेस हैं जो हो सकती हैं, उसको रोकने के लिए था एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट। ठीक है, कर्व करना है आपको एक्सीडेंट्स को जो हैंडलिंग यानी हजार्डियस सब्सटेंस के टाइम पे अकर होती हैं, उसके लिए है नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। ठीक है बच्चों, एक अपीलेट अथॉरिटी एक्ट भी आया था इसके अंदर कि भाई अगर कोई इस मामले में जवाब ना दे तो एक डी लिख लेते हैं यहाँ पे। वो एक्ट है आपका नेशनल, क्या बोलेंगे उसको, नेशनल एनवायरमेंट। ठीक है, लिख लेना है इसको, समझ लेना, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट, यही होती है शायद अपीलेट की स्पेलिंग,
अपीलेट अथॉरिटी एक्ट। तो ये आ जाता है इसके बाद 1997 के अंदर, 1997। इस एक्ट का सिंपल सा मतलब है कि एक नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी बनाना, जो आपकी अपील्स को, कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो उस अपील को सुनने के पर्पज से काम कर सके। ठीक है, जिसमें कोई भी इंडस्ट्रीज हो, ऑपरेशन हो, प्रोसेसेस हो, कोई भी चीज हो, अगर वो एज पर रूल या एज पर सेंट्रल कुछ जो हजार्डियस सेफगार्ड को परे हटके अगर वो चीज कर रहे हैं तो उस चीज को रोकने का ये काम करते हैं। कौन काम करते हैं उस चीज को रोकने का? आपका ये नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है बच्चों, उस पर्पज से इसको बनाया जाता है। ठीक है, चल इसके बाद बच्चों चलो नेशनल, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरे का हम डिस्कशन कर लेते हैं। दो वीडियो करा चुके हैं, तीसरी वीडियो है। कैसी लगती है, कैसी लगी आपको वीडियो, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ पर हम काम कर सके और नेक्स्ट जो क्लास है वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके इस मामले में। ठीक है, चल अच्छा, सीपीसीबी ये तो बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये हर बार मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे कि सीपीसीबी आपका 1974 के अंदर बनाया गया था। किस एक्ट के अंदर बनाया था? एयर के अंदर नहीं बनाया गया था इसको। इसको बनाया गया था वाटर के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, वाटर एक्ट। आप एक तरह से ऐसे याद रख सकते हो, 1974 के अंदर आया है। तो सितंबर 1974 में आपके सीपीसीबी का गठन होता है। ठीक है, बाद में आता है एयर पोल्यूशन का तो एक्ट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कब आता है? 1981 में। इसलिए हमेशा याद रखना, एयर की वजह से सीपीसीबी नहीं बनाया गया, वाटर पॉल्यूशन की वजह से सीपीसीबी को बनाया गया था। ठीक है बच्चों, चल ग्लोबल वार्मिंग का अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बच्चों, आज ये क्लास थोड़ी सी छोटी होगी। ली इस वजह से है कि आपको हमने कन्वे कर दिया था कि क्लास आज होगी, इसलिए थोड़ी छोटी क्लास रहेगी। डेफिनेटली क्वेश्चंस के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम क्लास 4 लेके आएंगे आपके लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई बेसिक सी स्टेटमेंट ये है, अगर कोई पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है, कॉज नहीं, इफेक्ट बोलेंगे इसके, इफेक्ट। तो कोई लिख देता है डिफोरेस्टेशन, कि भाई इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो सकता है। ठीक है, अब एक ऑप्शन चूज करना है आपने। कोई बोलेगा इसकी वजह से राइज होता है सी लेवल्स में, राइज इन सी लेवल्स। ठीक है, कोई बोलता है कि इसकी वजह से वेस्ट जनरेशन होता है, वेस्ट जनरेशन होता है ग्लोब। कोई बोल देता है कि इसकी वजह से रैपिड इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में। ठीक है, रैपिड इंक्रीज ऐसे लिख देते हैं इन पॉपुलेशन की, इससे भाई जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, जनसंख्या बहुत बढ़ सकती है। ठीक है, ये अगर कोई चीजें आपसे पूछता है तो चलो बताओ क्या होगा इसका। तो बेसिक सी बात है, जो आपको नहीं पता वो आप याद रख लेना कि सी लेवल राइज होता है इसकी वजह से। ठीक है जी, क्या होता है इसकी वजह से? सी लेवल राइज होता है। चल अब हमने आपको सीपीसीबी का अभी बताया है, फिर आपको रिवाइज करा रहे हैं। 1974 में बना, वाटर वाले एक्ट के थ्रू बना। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई इसका प्राइम पर्पज क्या है, मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज अगर पूछा जाता है, और ऑप्शन देखो, अब आपको हम कंफ्यूज जरूर करेंगे। ऑप्शन दिया जाता है कि भाई एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए, या डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए, ये भी पेड़ ना कटे, डिफोरेस्टेशन। तो 99.9% बच्चे हो सकता है गलत जवाब दें। चलो 90% कह देते हैं कि गलत जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? उनको पता है वाटर के लिए बना है तो प्राइम फंक्शन इनका वाटर ही होगा, जबकि ये गलत है।
बना वाटर एक्ट की वजह से है, लेकिन मेन जो पर्पज है वो अब इनका एयर है भाई, ठीक है, एयर पोल्यूशन। तो मेन पर्पज ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करना, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करना। चलो एक 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 क्वेश्चन कन्वेंशनल एनर्जी का बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी, चलो हिंदी से समझेंगे इसको। इसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा के साधन। तो परंपरागत दादा परदादाओं वाले, परंपरा वाले, पुराने, ठीक है। तो समझ जाओ आप, इसमें सन, एयर यानी विंड बोलते हैं जिसको, ये सारी ऊर्जाएं होती हैं जो एक दूसरे से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई टाइड्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, विंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या ड्राइड डंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ड्राइड डंग, तब बताओ क्या होगा। कन्वेंशनल है परंपरागत, ये जो बताया ये परंपरागत नहीं है, ये आपके नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल। तो परंपरा वाले हैं ड्राइड डंग, जो जैसे कंडे होते हैं गोबर के, जिनको जला के ऊर्जा निकाली जाती है, उनकी एनर्जी, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका। तो इसलिए ड्राइड डंग एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो टाइड्स का पूछे कोई, इसके बारे में पूछे कोई, विंड के बारे में पूछे, तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा कि ड्राइड डंग इसका आंसर, ठीक है। चलो छोटी सी क्लास होगी अभी तक, आप 2 क्लास को और रिवाइज कर लेना, 3rd क्लास ये है। 4th क्लास कोशिश करेंगे 100% कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट क्लास है वो एमसीआरई के बच्चों की भी क्लास लेनी है, जिनका रिजल्ट कल अनाउंस हो चुका है, उसका डीप एनालिसिस हमने करना। चलो डोंट वरी, 10 से 12 मिनट की आपकी क्लास लगभग हो चुकी है। प्रिपरेशन आप करते रहो, बेसिक चीजें आप एसएससी लेवल की पढ़ सकते हो, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन हम पेपर का भी डिस्कशन करेंगे कि किस लेवल का पेपर ये पूछ सकते हैं, एलडीसी पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, चाहे जिस मर्जी पोस्ट के लिए, ठीक है। चलो तो बच्चों मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।